वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के फुल NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेट फर्स्ट, जो कि हमारा पेज नंबर 95 पे है। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि वाई इज़ द डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स में जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल क्यों नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसका आंसर देखेंगे और फिर मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊंगा। तो अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आवर बॉडी कंटेन्स इनॉर्मस सेल एंड ईच सेल ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन। सो फॉर ए ह्यूमन बॉडी डिफ्यूजन प्रोसेस कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम, सो द सेल मे बी डाइड ड्यू टू ए लेट ऑक्सीजन सप्लाई। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आसानी से जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। बट अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं इनॉर्मस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक सेल को स्टूडेंट्स क्या चाहिए होगी, हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो अगर यहाँ पे हर एक सेल में डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी तो स्टूडेंट्स ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे सेल होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है, वो डाई हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है लाइक ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है। या हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है। सो दैट्स वाई डिफ्यूज़न इज़ इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ लाइफ। अब ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं स्टूडेंट्स जिनसे हम लोग ये पहचानते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, द फॉलोइंग क्राइटेरिया वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव आर एज फॉलोज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स उनमें क्या होता है, इनमें मूवमेंट होता है, उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए, उनमें ग्रोथ होती है, उनमें रेस्पिरेशन होती है। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, 7th पॉइंट को स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें एक्सक्रीशन होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको ये लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। और जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। अब एक डेफिनेट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको जो है ऑर्गेनिज्म बाहर से ऑब्टेन करते हैं। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड एक्सेट्रा फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी। अब बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को जो है बाहर से टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेक करते हैं। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेक करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को टेक करते हैं। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4, तो व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऐसी प्रोसेसेस स्टूडेंट्स जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल रोल प्ले करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे स्टूडेंट्स उनको क्या चाहिए होगा, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होगा एनर्जी के लिए। उनमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, उनमें रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स और एक्सक्रीशन होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स
उनमें क्या होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की कंडीशन होती है। सेट सेकंड स्टूडेंट्स, जो कि हमारा पेज नंबर 101 पे है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर एज फॉलोस। अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म मेड देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट्स हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म जो हैं खुद से फूड बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जिस मोड में स्टूडेंट्स इनमें न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना जो है खुद नहीं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इनके न्यूट्रिशन को टेक करने के तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये लाइट का यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें हेट्रोट्रॉप्स की या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये फूड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। अब जो हमारे स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। जितने भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं। और इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये रॉ मटेरियल कहाँ से एक्वायर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, देयर आर 4 इसेंशियल रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमारे प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स इनको 4 रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब एक एक करके स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि हमारे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है स्टूडेंट्स हमारे प्लांट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से थ्रू द स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। अगर हम लोग स्टूडेंट्स वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है स्टूडेंट्स हमारे प्लांट्स जो होते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। रूट्स में स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो सनलाइट जो है स्टूडेंट्स प्लांट्स जो है सन से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, प्लांट्स में पाया जाता है जहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस अकर होती है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जनरली ग्रीन पिगमेंट्स प्लेज ए की रोल इन फोटोसिंथेसिस। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल जो होते हैं स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या कराते हैं, यही फोटोसिंथेसिस को कराते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया है पॉइंट वाइज में, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में या कहीं पे भी आपके पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग इसी तरीके से इसको लिख दीजिएगा, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। अब हमारे स्टमक में स्टूडेंट्स जो एसिड बनता है उसका रोल क्या होता है, तो चलिए इसके रोल को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक आर गिवन। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी स्टमक में कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ये क्या करता है, ये हमारे फूड को सॉफ्टन कर देता है, मीन्स उसको मुलायम कर देता है। जो भी हमारे फूड्स में स्टूडेंट जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, उनको किल कर देता है। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है स्टूडेंट्स, ये एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स लाइक पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 4,
तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स so that it can be easily absorbed by the blood of our body। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्टूडेंट्स बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो भी हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या जो भी हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स फूड को टेक करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली इसको ब्रेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड जो है आसानी से जो है इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं, जब हमारा फैट जो है लाइपेज एंजाइम के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्टेड हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स जब पेप्सिन एंजाइम के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, ये अमीनो एसिड में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस तरीके से डिज़ाइन होती है जिससे जो है जो हमारी बॉडी में जो है फूड बनता है यहाँ से क्या होता है आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट विच आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब स्टूडेंट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, ये वहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है एब्जॉर्प्शन हो सके। तो विली आर सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विच हेल्प द डाइजेस्टेड फूड टू एब्जॉर्ब द ब्लड वेसल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो विली होती हैं ये ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। ब्लड वेसल्स के थ्रू स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी विली से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ से जो फूड एब्जॉर्ब होता है स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करती हैं। सेट थर्ड जो कि स्टूडेंट्स हम लोगों का पेज नंबर 105 पे है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो है इनको ऐसा क्या एडवांटेज होता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं होता है जब वो रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन गैस की। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन लैंड वाइल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिव्स इन वाटर। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज मच मोर एज कम्पेयर टू वाटर। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो एयर में ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है स्टूडेंट्स बेसिकली जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बड़े आसानी से हो जाती है कंप्लीट एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स स्टूडेंट्स हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो कम अमाउंट में डिजॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को डिफरेंट वेज के बारे में बताना है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हमारा क्या होता है 6 कार्बन का आइटम होता है और ये ग्लूकोज जब हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है और जब इसका ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट्स ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है जो कि 3 कार्बन का आइटम होता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा स्टूडेंट्स तो ये कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा, ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। अब ये जो हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स ये 3 मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करता है या ये 3 मेटाबॉलिज्म को शो करता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यीस्ट में स्टूडेंट्स जो भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो
तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, मीन्स यहाँ पे जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो क्या होता है, ये जो हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल है इसका ब्रेकडाउन होता है और ये क्या फॉर्म करता है, ये एथेनॉल को फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। और यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है ये 2 ATP की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा एथेनॉल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब सेकंड केस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड केस जो होता है मसल सेल्स में अगर होता है ह्यूमन बींग्स की। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या करता है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये क्या फॉर्म करता है, ये लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब पहली दोनों प्रोसेस स्टूडेंट्स हमारी क्या हो रही हैं, या तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही हैं या लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रही हैं। थर्ड प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होती है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है इसका ब्रेकडाउन होता है और ये क्या फॉर्म करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है, वाटर को रिलीज़ करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है 38 ATP की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या कहलाता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या हो रहा है, इसी के अंदर जो है हमारी 38 ATP की फॉर्मेशन हो रही है। और ATP हमारी क्या होती हैं, ATP हमारी एनर्जी करेंसी होती हैं किसी भी सेल के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन किस किस तरीके से होगा और हमारा ग्लूकोज जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है किस तरीके से जो है एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। अब स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है ये जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है हमारे डिफरेंट पार्ट्स में। तो अब हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द लंग्स is taken by the hemoglobin through blood and distributed to all the parts where there is a deficiency of oxygen। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था कि हमारे लंग्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारे लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं और एल्वेलाई से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। अब ये एल्वेलाई स्टूडेंट्स बेसिकली किससे कनेक्टेड होती हैं, ये ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो ब्लड के साथ क्या करती है, मिक्स कर जाती है। अब हमारे ब्लड में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन जो है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और जहाँ जहाँ पे डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की, जिस सेल को और जहाँ जहाँ पे टिश्यू में हमारी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो वहाँ पे जो है ये ब्लड जो है स्टूडेंट्स बेसिकली उसको पहुंचा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। नाउ बॉडी टिश्यू रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब स्टूडेंट्स बेसिकली होगा क्या कि हमारे जो सेल्स प्रेजेंट हैं या जो टिश्यू प्रेजेंट हैं ये ऑक्सीजन गैस को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे लंग से, लेकिन ये क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है क्या करती है, कंपाउंड को फॉर्म करती है HbCO2 को। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स बेसिकली, अब ये जो है
फिर से जो है ये जो HbCO2 है ब्लड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। अब ये जो ब्लड है ये फिर से हमारे लंग में पहुंचता है और लंग में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, फिर से जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचती है उसको हमारी बॉडी क्या करती है स्टूडेंट्स, नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। सो द बॉडी टिश्यू रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन डिसॉल्व फॉर्म थ्रू लंग्स एंड देन इट इज एक्सपेल्ड बाय द नॉस्ट्रल्स। क्वेश्चन नंबर 4, तो हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो लंग्स होते हैं ये किस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं इनमें जो है आसानी से जो है स्टूडेंट्स गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, अब इसके आंसर को समझ लीजिए स्टूडेंट्स। बेसिकली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ह्यूमन बींग्स जो हैं एयर को इनहेल करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एयर ट्यूब प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रैकिया हमारा फर्दर डिवाइडेड होगा ब्रोंकी में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक की हम लोगों के पास एक ही ट्यूब था, अब एक से कितने ट्यूब हो गए, 2 ट्यूब हो गए। अब ब्रोंकी हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली फर्दर डिवाइडेड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स भी हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली किस में डिवाइडेड होते हैं, एल्वेलाई में। और एल्वेलाई में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कि पहले हम लोगों के पास एक ही ट्यूब प्रेजेंट था, फिर 2 ट्यूब हुए, फिर इनका भी फर्दर डिवीजन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, एल्वेलाई में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ। तो इसके आंसर को अब आप लोग देख लीजिए। विद इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी, ब्रोंकी डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स and bronchioles further divided into grapes like structure called alveoli. These alveoli present in the lungs increases the surface area for exchanges of gas. अब ये जो alveoli present होती हैं स्टूडेंट्स हमारे लंग्स में, ये क्या करती हैं, ये जो है अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। सेट 4 जो कि स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 110 पे है। क्वेश्चन फर्स्ट, What are the components of the transport system in human beings? What are the function of these systems? अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। दूसरा हम लोगों को ये बताना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्टूडेंट्स जो कंपोनेंट रोल प्ले कर रहे हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, गैसेज एंड वाटर इन ह्यूमन बींग्स मेनली 3 कंपोनेंट्स टेक पार्ट। अब हमारे ह्यूमन बॉडी में स्टूडेंट्स बेसिकली फूड के, गैसेस के और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो होते हैं 3 कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारा ब्लड होता है, फिर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और तीसरा हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ये हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, हमारा ब्लड क्या करता है, हमारा ब्लड जो है इनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारा जो ब्लड है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो है ब्लड को कैरी करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्टूडेंट्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पहुंचाती हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्टूडेंट्स बेसिकली ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पे एक आर्टरी ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे मैंने लाइव प्रोसेसेस के कंप्लीट लेक्चर्स को अपलोड किया है और अच्छे तरीके से उसको समझिए। अब वेन्स हमारी क्या करती हैं स्टूडेंट्स, वेन्स हमारी जो होती हैं स्टूडेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक वेन ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो बेसिकली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसका नाम भी आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने ब्लड के फंक्शन को देख लिया और ब्लड वेसल्स के फंक्शन को देख लिया। अब हम लोग हार्ट के फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन ऑफ हार्ट,
हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो क्या करता है स्टूडेंट्स, बेसिकली ब्लड को पंप करता है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कहता है, पहुंचाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है टिश्यू से क्या करता है, कैरी करता है और उसको जो है फिर से लंग्स में भेजता है, जहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो समझ लीजिए, मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड। इट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन, इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है एंड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू। और टिश्यू क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं तो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टूडेंट्स हमारा जो हार्ट है फिर से पंप करके कहाँ तक पहुँचाता है, लंग पे पहुँचाता है। और लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या होती है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, तो वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बेसिकली एक पॉइंट में है कि अगर मैमल्स और बर्ड्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिल जाएगा तो उनकी जो बॉडी होगी स्टूडेंट्स, वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो हमारी बॉडी होगी वो प्रॉपर एनर्जी ही नहीं बना पाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कंबाइंस विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन एट दैट कंडीशन प्रॉपर एनर्जी इज नॉट फॉर्म, एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैमल्स एंड बर्ड्स आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, समटाइम्स डेथ ऑल्सो अकर। जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, मैमल्स और बर्ड्स क्या होंगी, वो मर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारे प्लांट्स में से कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो इन प्लांट्स 2 वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हमारे प्लांट्स में स्टूडेंट्स बेसिकली 2 वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को, वाटर को और मिनरल्स को। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये कौन कौन से होते हैं, एक हमारा जाइलम होता है और एक हमारा क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो जाइलम का वर्क क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम का वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट द फूड। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? अब क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। अब जो वाटर और मिनरल्स हैं स्टूडेंट्स बेसिकली इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स में वो जाइलम टिश्यू की हेल्प से होता है। अब यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली आप लोग इसको इस डायग्राम से समझ लीजिए कि जो हमारी रूट हेयर्स होती हैं, रूट में हमारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये सॉइल से क्या करते हैं, वाटर्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा वाटर आ जाता है। अब रूट्स क्या, रूट हेयर ने क्या किया स्टूडेंट्स, बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और ये वाटर को एक प्रेशर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो अकेले रूट प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स, ये वाटर को जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक और प्रोसेस काम करती है जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन जो है एक पुल फोर्स को एक्ट कराता है। यहाँ पे रूट प्रेशर क्या कर रहा है, वाटर को पुश कर रहा है और ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो वाटर है पुल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुश और पुल फोर्स की वजह से हमारा जो वाटर है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। So plants have root hairs through which water and minerals are absorbed with a pressure called root pressure. But in case of huge plants, a process called transpiration also pulls the water. So the force of push and pulls is responsible in plants to distribute water and minerals in all the parts of the plants. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि रूट प्रेशर क्या करती हैं, पुश फोर्स को एक्सर्ट करती हैं और ट्रांसपीरेशन बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन में क्या लगती है, पुल फोर्स लगती है। तो ये पुश और पुल फोर्स की वजह से क्या होता है कि हमारे प्लांट्स में जो होता है वाटर और मिनरल्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अब स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारा फूड होता है प्लांट में वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से
ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग समझ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे प्लांट्स में किस तरीके से फूड ट्रांसपोर्टेशन होगा इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक डायग्राम के थ्रू समझिए। तो आप लोगों ने जब फ्लोएम पढ़ा होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे फ्लोएम में सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं और कंपेनियन शेल्स होते हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ये सीव ट्यूब कहलाता है। और यहाँ पे इसके आसपास क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स बेसिकली कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या फॉर्म करते हैं, वो ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो फूड है स्टूडेंट्स हमारा ग्लूकोज, इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है और ये क्या बन जाता है, ये सुक्रोज बन जाता है। अब ये सुक्रोज जो है स्टूडेंट्स कंपेनियन सेल की हेल्प से कहाँ पे जाता है, ये हमारे सीव ट्यूब्स में पहुँच जाता है। अब ये हमारे सीव ट्यूब्स में पहुँच जाता है। ठीक है, अब जैसे ही स्टूडेंट्स ये हमारे सीव ट्यूब्स में पहुँचता है वैसे ही हमारे जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, वैसे ही हमारे जाइलम टिश्यू वाटर को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वाटर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सीव ट्यूब्स और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ पे एक हाई कंसंट्रेशन की सिचुएशन को डेवलप कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाई कंसंट्रेशन की सिचुएशन को डेवलप करते हैं। तो होगा क्या है स्टूडेंट्स कि अब हमारा जो अपर पार्ट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो होगा क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा लिक्विड है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट करने लगता है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, हमारे फूड का प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अब स्टूडेंट्स इसको आप लोग समझ लीजिए, सुक्रोज इंटर्ड इनटू द सीव ट्यूब्स एंड जाइलम टिश्यू रिलीजेज वाटर। अब सुक्रोज हमारे सीव ट्यूब्स में पहुंचता है स्टूडेंट्स और वैसे ही हमारे जाइलम क्या करते हैं, जाइलम टिश्यू वाटर को रिलीज करते हैं। सो सुक्रोज मिक्स विद वाटर एज ए रिजल्ट इज सिचुएशन ऑफ हाई प्रेशर बिल्डअप। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि सुक्रोज जो है वाटर के साथ मिक्स करके क्या बनाता है, एक हाई प्रेशर की कंडीशन को बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारी जो सोल्यूशन है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट करती है। और इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूबल प्रोडक्ट है इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलोकेशन होगा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलते हैं। सेट फिफ्थ जो कि स्टूडेंट्स हम लोगों का पेज नंबर 112 पे है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है और फिर हम लोगों को जो है उसके फंक्शंस को बताना है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है बेसिकली, हमारी किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड है स्टूडेंट्स हमारी किडनी के अंदर जो होती हैं कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज ब्लड को लेके आती हैं। तो यहाँ पे क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये कैपिलरीज जो हैं 40 से 50 कैपिलरीज मिलके क्या करती हैं, एक नेटवर्क को फॉर्म करती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारी कैपिलरीज का जो नेटवर्क है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर रखा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउमैन्स कैप्सूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि हमारी कैपिलरीज हमेशा किडनी के अंदर क्या लेके आती हैं, इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं। तो जब ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट एट्रियोल बोलते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारी जो कैपिलरीज होती हैं ये ब्लड को एक प्रेशर के साथ लेके आती हैं और बाउमैन्स कैप्सूल में क्या हो जाता है, बाउमैन्स कैप्सूल में इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पे बाउमैन्स कैप्सूल में क्या होगा कि हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो यहाँ से हमारी कैपिलरीज क्या लेके जाती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी कैपिलरीज जो हैं प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। तो जब ये प्योर ब्लड को लेके जाती हैं तो हम लोग इनको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। अब समझते हैं कि आखिर बाउमैन्स कैप्सूल में होता क्या है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा कि बाउमैन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होगा और जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा, हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारा कहाँ पे पहुँचता है, वो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में पहुँचता है। ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल से पास होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक दूसरे ट्यूब के साथ जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनलेस लूप। ये एक यू शेप्ड का क्या होता है, ये एक यू शेप्ड का ट्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो बाउमैन्स कैप्सूल है, जब यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी रिलीज हो जाते हैं जिसमें हमारा ग्लूकोज होता है, हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं और हमारे कुछ सॉल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हेनलेस लूप में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट रिलीज़ हो गए थे
वेस्ट प्रोडक्ट के साथ। यहाँ पे हेनलेस लूप में इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल से जो कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है स्टूडेंट। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन की फॉर्म में जो है कलेक्ट होता है। और यूरिन जो है, जो भी ये यूरिन कलेक्ट हुई है हमारी किडनी में, ये यूरेटर्स के थ्रू पास होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। तो अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है इसमें ग्लोमेरुलस होता है, बाउमेंस कैप्सूल होता है, यहाँ पे 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, एक पीसीटी होता है, एक डीसीटी होता है और तीसरा हेनलेस लूप होता है। अब इन तीनों ट्यूब की कलेक्शन को पीसीटी प्लस डीसीटी प्लस हेनलेस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? रेनल ट्यूब्यूल। बेसिकली रेनल ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग फंक्शन को देख लीजिए। तो बाउमन कैप्सूल में क्या हो रहा है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड कलेक्ट्स द यूरिन। बाउमन कैप्सूल में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, हमारी यूरिन कलेक्ट होती है, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, हेनलेस लूप में स्टूडेंट्स क्या होगा, या रेनल ट्यूब्यूल, आप लोग इसको रेनल ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं। रेनल ट्यूब्यूल में क्या होगा स्टूडेंट्स, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर। रेनल ट्यूब्यूल में जो हमारा स्टूडेंट्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और वाटर जो है उनको फिर से अब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट जो है स्टूडेंट्स ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आप लोग ये देख रहे हैं ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, इनसे हमारे दूसरे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। इन सब से क्या कनेक्ट होते हैं, इन सब से दूसरे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से भी स्टूडेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से भी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा और ये सब कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब हमारे प्लांट्स ऐसे कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं जिनसे जो उनकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो उसको एक्सक्रीट कर सके। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट मेथड क्या होता है कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं डे टाइम में और नाइट टाइम में विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स आप लोग कह सकते हैं कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं वाटर का लॉस करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड ग्यूटेशन। ट्रांसपिरेशन स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हमारा वाटर का लॉस जो है एवोपरेशन की फॉर्म में हो लीव्स के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। और ग्यूटेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग में हमारे प्लांट्स में जो होता है, हमारे प्लांट्स की लीफ के ऊपर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो लॉस होता है वाटर का, प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन और ग्यूटेशन प्रोसेस से करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट क्या होगा, स्टोर्ड वेस्ट रिमूव बाय द प्लांट्स थ्रू रीव। अब हमारे प्लांट्स में जो भी वेस्ट स्टोर होता है, प्लांट्स उसको क्या करते हैं, प्लांट्स उसको लीफ के थ्रू रिमूव कर देते हैं। अब लीफ के थ्रू स्टूडेंट्स कैसे रिमूव होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लांट्स की जब लीफ ओल्डर हो जाती हैं, ओल्डर लीव्स, या हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारी डेड लीव्स होती हैं, हमारे प्लांट्स की जो ओल्डर लीफ होती हैं और डेड लीफ होती हैं, उनके थ्रू हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे बॉडी में जो यूरिन प्रोड्यूस्ड हो रही है उसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कि अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द लिक्विड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे जो ये यूरिन प्रोड्यूस्ड होती है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में, हमारी किडनी के अंदर, बेसिकली हमारी किडनी के अंदर, एक हेल्दी किडनी के अंदर 180 लीटर जो है यूरिन प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, जितना स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उतनी ही क्या होती है, उतनी ही उसी बेसिस पे क्या होती है, यूरिन प्रोड्यूस्ड होती है। एंड इफ देयर इज एक्सेस वाटर देन लेस रीअब्जॉर्प्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है तब जो है हमारी बॉडी जो है लेस रीअब्जॉर्प्शन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी यूरिन ज़्यादा बनती है हमारी बॉडी में और हमारी यूरिन जो है ज़्यादा रिलीज़ होती है हमारी बॉडी से। ठीक है, और सिमिलरली इसका वाइस वर्सा हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में लेस अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, यूरिन कम प्रोड्यूस्ड होती है और यूरिन का एक्सक्रीशन भी कम होता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है फुल NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया।
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।